हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आईसीएससी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, एंड उसके बाद वी वर स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था आप लोगों को याद होगा? याद है या नहीं? क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी? सबसे पहले तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, क्योंकि सेल है तो सेल में न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, और डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, ये सब चीज़ें आप लोगों को पूरी डिस्क्रिप्शन बता दी थी, पूरा जूम करके दिखाया था न्यूक्लियस और उसके अंदर का सारा कंटेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियस हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस के अलावा डीएनए का स्ट्रक्चर याद है? न्यूक्लियस में जो आप लोगों ने क्रोमोसोम पढ़े थे, क्रोमोसोम के पार्ट्स पढ़े थे, जैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, है ना, और सेंट्रोमियर हैं, उसके वेरियस पार्ट्स। इसके अलावा हमने डीएनए जो है वो डिटेल में समझा था कि डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किसने प्रपोज किया था, बनावट कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो इसमें आप लोगों को बताया गया था कि डीएनए इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसा कुछ बताया था। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये भी फर्दर 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ऐसा करके कुछ बताया था ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, पूरा डिटेल में हम लोगों ने समझ लिया था। आप लोग इस टॉपिक को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो, क्योंकि ये जल्दी से ना, एक तो मतलब माइंड में बैठता नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए आप इसको जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो, बढ़िया से इसको पढ़ो, अपने लेवल पे भी एक बार रीडिंग लगाओ, और जहाँ जहाँ डाउट्स आते हैं उसे इग्नोर बिल्कुल मत करो। ठीक है, डाउट्स हम लोग सेशन जब लगाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो इतना आप लोग पहले कंप्लीट करो एनी हो। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा रहता ही है, बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम करते ही हैं कि न्यूक्लियोटाइड कहाँ है, डीएनए कौन सा बॉन्ड। तो जो लास्ट का पूरा सेक्शन रहा है, या आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, उसको अच्छे से गो थ्रू करो तो पता चल जाएगा आपको, और फिर कोई फर्दर कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस हो गया था, डीएनए हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। अब आगे बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो अगली हेडिंग बनाएं आप लोग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डन। हाँ जी क्लास, एक तो रिवाइज करके बैठा करो आप लोग जब भी क्लास हो। ठीक है, जिससे टॉपिक कनेक्ट हो सके पिछली क्लास से, ऐसे ब्लैंक माइंड के साथ नहीं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हम लोगों ने सेल लिया, न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस में डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था कि नहीं? क्या देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो एक कॉम्पैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। तो इसी क्रोमेटिन नेटवर्क में 2 चीज़ें थी, डीएनए था और हिस्टोन प्रोटीन था। ठीक है ऐसा कुछ था कि नहीं? तो ये जो डीएनए है, इसी डीएनए में आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, और एक चेन दूसरी चेन से जॉइन रहती है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, पढ़ लिया था। दोनों चेन्स को एक साथ रखने के लिए, जॉइन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड वाज देयर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर अप करी थी। अब बात आती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, इसको समझते हैं, उसके बाद हम जीन्स समझेंगे। ठीक है ना। तो ये जो डीएनए है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप इसको मतलब ये फाइबर्स की फॉर्म में तो रहते ही हैं, तो अगर आप इसको ज्वाइन करने की कोशिश करो तो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें जितना भी क्रोमेटिन नेटवर्क है
उस क्रोमेटिन नेटवर्क में दो चीज़ें बताई, डीएनए और हिस्टोन। तो जितना भी डीएनए अगर आप ज्वाइन करने की कोशिश करो तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर, इतना लॉन्ग, अप्रॉक्स इतना लॉन्ग डीएनए बन जाएगा, ठीक है, आराम से बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर डीएनए। तो डीएनए की लेंथ जा रही है मीटर में और सेल का साइज खुद है माइक्रोमीटर में। मेरी बात समझ में आ रही है? सेल खुद तो इतनी छोटी है कि आंखों से दिख भी नहीं रही, माइक्रोमीटर, और डीएनए जो है वो मीटर्स में जा रही है उसकी लेंथ, मतलब अगर आप उसको सारा कुछ ज्वाइन करने की कोशिश करें तो ये बात, मतलब यही टॉपिक यही बता रहा है कि डीएनए जो है, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, वो इतनी छोटी सी सेल में, उसके भी इतने छोटे से न्यूक्लियस में, इतना जो छोटा न्यूक्लियस माइक्रोमीटर साइज का, उसमें कैसे पैक्ड है, मतलब कैसे उसे फिट कर रखा है, ठीक है, यही इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है। ओके, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रोमेटिन नेटवर्क में दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन। फाइन, ऐसा कुछ है, डीएनए है और प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक, राइट। तो यहाँ पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर रैप्ड है डीएनए, फिर ऐसे हिस्टोन था, इसके ऊपर रैप्ड है डीएनए, फिर हिस्टोन था, फिर रैप्ड है डीएनए, ठीक है ना। तो ये जो पूरी यूनिट बन गई कि ये हिस्टोन और उसके ऊपर डीएनए की रैपिंग, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देती हूँ। इस पूरे स्ट्रक्चर को अब क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम। अभी सब लिखवा दिया जाएगा, कुछ भी ना लिखें। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में हो गया हिस्टोन प्रोटीन और उसको चारों तरफ से रैप कर रखा है, मतलब उसके अराउंड रैप्ड है डीएनए। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इस हिस्टोन प्रोटीन में 8 प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, 8 प्रोटीन्स आते हैं। 8 प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये 8 प्रोटीन्स की वजह से इसे आप हिस्टोन ऑक्टामर भी बोल देते हैं। ऑक्टा मीन्स 8, मर मीन्स यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन 8 यूनिट्स का बना हुआ होता है, इस वजह से उसको आप हिस्टोन ऑक्टामर भी बोल देते हैं। मतलब 8 प्रोटीन्स मिलकर के एक हिस्टोन, एक कॉइन तैयार करेंगे, ठीक है। तो हिस्टोन ऑक्टामर बोल लो, हिस्टोन प्रोटीन बोल लो अभी के लिए। तो ये जो पूरा एक तैयार हो गया यूनिट, इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो यही डीएनए इस कॉइन के चारों ओर रैप्ड है ना, और फिर और फर्दर रैपिंग हो रही है। इस तरीके से करते करते ये डीएनए पैक्ड हो जाता है एक माइक्रोमीटर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ओके। अब इसी डीएनए के अंदर आप लोगों ने टर्म सुनी होगी जीन्स, ठीक है। जैसे ये डीएनए है तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड्स में भी 3 बातें बताई गई थी लास्ट क्लास के अंदर। कौन कौन सी? पेंटोज शुगर, ठीक, और याद करो, पेंटोज शुगर थी। इसके अलावा यहाँ पर इसके फर्स्ट कार्बन से कौन अटैच था? नाइट्रोजनस बेस, ऐसा कुछ था कि नहीं? नाइट्रोजनस बेस अटैच था, ठीक है। और इसके 5th कार्बन से, ये हो गया 4th कार्बन, ये हो गया 5th कार्बन, इसके 5th कार्बन से कौन अटैच था? फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो इसको मिलाकर के ही बना था न्यूक्लियोटाइड, ऐसा कुछ है। तो न्यूक्लियोटाइड इन सबको मिलाकर के बना था। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस वाला पार्ट था, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक चेन के अंदर न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही दूसरी चेन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होगा। तो उनके जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे वो आपस में बॉन्ड उनमें क्रिएट होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो,
चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, डिपेंडिंग कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आ रहे हैं, ठीक है। अगर एक चेन के अंदर एडेनिन आ रहा है, ठीक है, तो दूसरी चेन की पेयरिंग कौन से नाइट्रोजनस बेस से होगी, थायमिन से। ऐसे ही अगर यहाँ थायमिन आ रहा होगा तो एडेनिन से, वाइस वर्सा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस तरीके से काम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर जो आप लोगों को साथ लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यही नाइट्रोजनस बेस नंबर में काफ़ी सारे, जैसे यहाँ एक नाइट्रोजनस बेस, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे कई सारे नाइट्रोजनस बेस दिखा दिए। तो यही जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनका एक पूरा सेगमेंट, ठीक है, इतना सेगमेंट अगर मैं ले लूँ तो ये सेगमेंट जो है इसी को ही आप क्या बोलते हो, जीन। तो जीन क्या हुआ, जीन इज बेसिकली अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए या पर्टिकुलर सेगमेंट प्रेजेंट ऑन डीएनए जिसमें क्या आ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आ रहे हैं। यानी कि ये जो पूरा सेगमेंट रेडी हो गया है जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस की एक इंफॉर्मेशन है, उसी को ही आपने जीन बोल दिया। तो ये जो जीन होते हैं ये करते क्या है भाई, इनका क्या रोल है? देखो, जीन जो हैं ये दो काम करते हैं। क्या काम करेंगे? जैसे यहाँ पर सपोज इतने सेगमेंट को मैंने जीन बोल दिया, तो ये जो जीन है इसमें नाइट्रोजनस बेस है, ठीक। उन नाइट्रोजनस बेस को मैंने इस तरीके से दिखा दिया, CGATTA, ठीक है, ऐसे रैंडमली मैंने लिख लिया नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनकी पेयरिंग भी फिर अपने रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेस से हो रही होगी। ये नाइट्रोजनस बेसिस एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, डीएनए के अंदर जिसको आप बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ये एक इंफॉर्मेशन ले लो आप, इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है। इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस की इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होती है एक दूसरे मॉलिक्यूल में जिसे कहा जाता है mRNA। बहुत ध्यान से समझना, ये है जीन के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस जो प्रेजेंट है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ऐसे करके यहाँ पे भी कुछ आ रहे हैं, उनको मैंने एक बार में लिख लिया, ठीक है, दूसरा तो आप लोग रैंडमली बना ही लेंगे, ठीक। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे क्या बना, ये इन्फॉर्मेशन किस में चेंज हो गई, एक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाती है जिसको आप बोलते हैं mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, तो नाम में ही आ रहा है मैसेंजर आरएनए, तो इसमें कुछ ना कुछ मैसेज होगा। तो यही मैसेंजर आरएनए जो है, ये सारा काम अभी तक न्यूक्लियस में था, यही मैसेंजर आरएनए चला जाता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और कैसे जाएगा, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, वहीं से निकल जाएगा। तो ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है कौन, राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट है ना, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट है, और उन राइबोसोम के थ्रू ये एमआरएनए क्या बनवा देगा, प्रोटीन बनवा देगा, ठीक है क्लास। तो प्रोटीन बनवा दिया, तो ये प्रोटीन अल्टीमेटली जो बना है, इसके बनने के लिए जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो किसके पास थी, एमआरएनए के पास। एमआरएनए किससे ली इन्फॉर्मेशन, जीन से ली, ठीक है। और जीन में इन्फॉर्मेशन कौन सी फॉर्म में स्टोर्ड है, नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में स्टोर्ड है। अगर मैं इसमें अगर थोड़े चेंजेस कर दूं तो अब ये इन्फॉर्मेशन बदल गई, यहाँ लगा दो, ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन बदल गई, इन्फॉर्मेशन बदल गई तो एमआरएनए भी बदल जाएगा, वो बदलेगा तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी बदल जाएगा। तो हमारी जो सेल्स होती हैं उसमें जो इतने तरीके के प्रोटीन्स बनते हैं, सब प्रोटीन एक दूसरे से अलग होते हैं, वो अलग इसी वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन बने हैं उनसे बनने वाले, सॉरी, वो प्रोटीन जिससे बने हैं यानी कि एमआरएनए, वो एमआरएनए में इंफॉर्मेशन अलग है, और उनकी इंफॉर्मेशन अलग हुई किसकी वजह से, डिफरेंट सीक्वेंस की वजह से, डिफरेंट जीन्स की वजह से, और उन जीन्स में डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस है। तो यानी कि ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस अगर चेंज होता है तो प्रोटीन का पूरा कंसेप्ट ही मतलब दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। बात समझ में आई? तो जीन्स यही काम करते हैं, जीन्स प्रोटीन बनवाने में हेल्प करते हैं, और यही प्रोटीन सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। सेल्स में जो इतने सारे काम चलते हैं वो सारे के सारे काम कौन करवाता है, कौन करवाएगा,
प्रोटीन करवाएगा। आप इससे जो मर्जी काम करवा लो, आप इससे मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा लो, आप इससे फोटोसिंथेसिस करवा लो, रेस्पिरेशन करा लो, सारी एक्टिविटीज़ प्रोटीन्स ही करते हैं। इसलिए प्रोटीन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोटीन्स को बनाता है राइबोसोम। ये फैक्ट्री है जहाँ प्रोटीन बनते हैं, लेकिन फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उन्हें कुछ एक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना जिसकी बेसिस पे वो वर्क कर सके। वो इन्फॉर्मेशन ये ले आता है, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, मैसेंजर आरएनए। और इसको इन्फॉर्मेशन देता कौन है, जीन। ठीक है, और जीन में कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो ये आप लोगों को सारा कंसेप्ट बता दिया कि जीन जो है वो इस तरीके से प्रोटीन बनवाने में हेल्प करते हैं। ये पर्टिकुलर सेगमेंट ही होते हैं डीएनए का, और इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये बेसिस में इंफॉर्मेशन कुछ सीक्वेंस बदलेगा, पूरी इंफॉर्मेशन बदल जाएगी, प्रोटीन बदल जाएगा। ओके, तो ये सारा कुछ था पहली चीज़। तो पहला फंक्शन तो हमें जीन का समझ में आ गया। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन ये है कि जो जीन्स होते हैं ये बॉडी फीचर्स या बॉडी कैरेक्टर्स देने में भी इनका बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। यानी कि आप लोग देखते हो, मतलब हेरिडिटरी मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, तो उनके बॉडीली फीचर्स अगर बात करें, सपोज आई कलर, तो आँखों का जो कलर है सपोज ब्राउन है, ब्लैक है, तो चांसेस हाई हैं कि जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, उसमें भी उसी कलर की आई डेवलप होंगी। ठीक है, या पेरेंट्स के जो हाइट है या फिर हेयर हैं या कुछ और कैरेक्टर ले लो आप, तो वैसे ही कैरेक्टर बच्चे में भी जनरेट होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सपोज फादर के हेयर कर्ली हैं, मदर के हेयर कर्ली नहीं है, तो एक बच्चा हुआ उसके हेयर कर्ली आ गए, तो कर्ली हेयर उसे किससे मिले, पापा से मिले, पेरेंट्स से मिले, ठीक है, फादर से मिले। तो ये जो जीन्स होते हैं ये बॉडी कैरेक्टर्स भी हमें देते हैं। और बॉडी कैरेक्टर्स कैसे देंगे, आप लोग जानते ही हो, फादर की बॉडी में बनता है स्पर्म, मदर की बॉडी में बनता है ओवम। ऐसा हम क्लास 8 में 9th में पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो ये जो स्पर्म है और ये जो ओवम है, इनका फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, तो ये जो स्पर्म है इसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में अभी आप लोगों को बताया, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क में डीएनए है, डीएनए में कौन है, जीन्स। तो जो जीन्स होंगे वो भी इनमें प्रेजेंट होंगे, ऐसे ही मदर के न्यूक्लियस में भी जीन्स होंगे, और वही जीन्स क्या देंगे फिर, बॉडी कैरेक्टर। यही जो जायगॉट है इसमें न्यूक्लियस आ गया दोनों के, और यही जायगॉट फिर आगे डेवलप होता चला जाएगा और एक न्यू बॉन्ड, यानी कि एक इन्फेंट में, एक न्यू बॉर्न बेबी में डेवलप हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे बॉडी कैरेक्टर्स अल्टीमेटली आते इन्हीं सेल्स के ज़रिए हैं, स्पर्म और ओवम के ज़रिए ही आते हैं। तो इसीलिए इनका बॉडी कैरेक्टर जनरेट करने में भी जीन्स का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, चलो, तो ये सारी की सारी स्टोरी आप लोग लिख लो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में लिखेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए is a macromolecule. DNA is a macromolecule. Approximately 2 meter in length, while size of nucleus is in approx 6 micrometer, approx, ठीक है, approximately मतलब लगभग साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 6 माइक्रोमीटर है। So this long DNA
is packed into micrometer nucleus in nucleosome manner. ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम इज, इसमें आप लोग डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं. सपोज दिस इज हिस्टोन प्रोटीन, ओके, और इसके चारों ओर मतलब यहाँ रैप्ड है डीएनए. ये हो गया डीएनए और ये हो गया हिस्टोन. तो यहाँ लिखेंगे हिस्टोन ऑक्टामर. ठीक है, मेड अप ऑफ 8 proteins. Clear? Octa means 8 और DNA wraps around histone. तभी इतना लॉन्ग डीएनए इतनी माइक्रोमीटर सेल में फिट हो पाता है. फाइन. सो न्यूक्लियोसोम मैनर, यहाँ पर इसका लेबलिंग कर लो, न्यूक्लियोसोम. ओके क्लास, तो दिस वाज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए. ओके, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ उसके बाद जीन. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके बाद जीन. इसमें लिखो a particular segment in DNA which codes information to synthesize, which code information to synthesize protein, which codes information to synthesize protein and give body feature या बॉडी कैरेक्टर, कॉमा डाल के लिखेंगे कॉल्ड जीन. कॉल्ड जीन. ओके, इनकी एक्सप्लेनेशन और आगे लिख लो. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन, फाइन, और क्रोमेटिन में प्रेजेंट है डीएनए, डीएनए में है जीन्स. ये डीएनए दिखा दिया और डीएनए में अलग अलग सेगमेंट, ये एक सेगमेंट हो गया, इस तरीके से ये एक सेगमेंट हो गया.
इन्हीं को ही आपने क्या बोल दिया, जीन सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट। ओके, अभी प्रोटीन कैसे बनाएगा, जीन will synthesize mRNA. Synthesizes mRNA. mRNA यानी कि इसका नाम पूरा है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा ये जो mRNA है, ये mRNA जाएगा राइबोसोम के पास, फॉर्म साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाएगा, कहाँ पर, राइबोसोम के पास। और राइबोसोम क्या करेंगे, mRNA की जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोटीन। ये क्या बनाएगा, प्रोटीन, ठीक है, इस तरीके से। तो mRNA की इन्फॉर्मेशन को इसने कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन में, राइबोसोम ने। ओके, तो अल्टीमेटली प्रोटीन बना, इसलिए इसको डब्बे में पैक कर लो। और इन्फॉर्मेशन पूरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जीन्स की इन्फॉर्मेशन गई mRNA में और mRNA की इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो गई प्रोटीन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंक्लूडिंग लाइन लिख लीजिए, इस तरीके से जीन प्रोटीन बनवाता है। तो जीन्स information in genes is stored, information in genes is stored in the form of, कौन सी फॉर्म में स्टोर करती है, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस base. Information in genes is stored in the form of sequence of nitrogenous base, ठीक है, या sequence of nitrogenous bases, इनके सीक्वेंस पे। ओके, तो इन्हीं सीक्वेंस में अगर चेंज आएगा, एनी चेंज in this sequence will change what, will change the protein, will change the mRNA and then protein, ऐसे भी लिख सकते हैं, and then protein। पहले तो mRNA ही चेंज होगा और उसके बाद कौन चेंज हो जाएगा, प्रोटीन। ओके, ये कंप्लीट करो आप लोग, लिखो इसे। हाँ जी, डन, चलो।
ये जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है ना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ऐसे अगला जेनेटिक्स, कोशिश करो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट पेन्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि एक तो इजी भी रहता है समझने में, ठीक है, क्लियरिटी बढ़ती है, ब्यूटीफुल भी लगता है ये भी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखें, इसलिए आप डिफरेंट डिफरेंट पेन्स का इस्तेमाल करें वाइल मेकिंग द डायग्राम्स। ओके, चलो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट तो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम वाला पार्ट खत्म, ठीक है, जितना सेक्शन था वो सब आपको बता दिया गया है। अब आगे बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक। तो आगे अगली हेडिंग बनाओ, सेल साइकिल, सेल साइकिल, फाइन, सेल साइकिल, इसको समझिए भाई क्या है, क्या कंसेप्ट है। देखो सेल साइकिल से क्या मतलब हुआ कि सपोज ये कोई सेल है, ठीक, इस सेल को आप बोलते हैं पेरेंट सेल, क्योंकि ये नए ऑर्गेनिज्म, नए सेल्स डेवलप करेगी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पेरेंट सेल। अब ये जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल डिवीजन करेगी, डिवीजन करने के लिए मतलब डिवाइड होकर के दो सेल्स बनाएगी, ठीक है ना, दो सेल्स बनाएगी। लेकिन ये दो सेल्स एकदम से नहीं बनाती, ऐसा नहीं कि बस इसका मन हुआ और एकदम से डिवाइड हो गई, दो सेल्स बना दी, ऐसा नहीं होता। इस सेल को पहले अपने आप को प्रिपेयर करवाना होता है, ठीक है, प्रिपेयर करना होता है, अपने आप को रेडी करना होता है, उसके बाद ये डिवीजन करती है। कैसे रेडी करेगी, पहले तो अपना साइज़ बहुत बड़ा करेगी, क्योंकि खुद सोचो अगर पहले से खुद छोटी है तो जो दो सेल्स बनेगी वो तो और भी छोटी आएंगी, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगी, इसीलिए पहले ही अपना साइज़ बड़ा करती है, ग्रो करती है, ठीक है। अभी कुछ भी मत लिखिएगा, पहले समझ लो। तो ये पहले अच्छे से ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह बनने शुरू होते हैं, ठीक है, अभी आगे बात करेंगे कौन कौन से। तो कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं ज़रूरी, ठीक, जो भी डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं वो सब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और उसके बाद ये डिवाइड करती है, डिवाइड करेगी और दो सेल्स बना देगी, ठीक है, दो सेल्स रेडी हो गई। अब ये जो दोनों सेल्स बनी हैं ये भी आगे, इनको आप क्या बोल देंगे, डॉटर सेल्स, इनको कहेंगे डॉटर सेल्स, या फिर आप प्रोजनी सेल्स भी बोल सकते हो, चाहे आप डॉटर सेल्स बोलो चाहे आप प्रोजनी सेल्स बोलो, फाइन। अब ये जो सेल्स बनी हैं थोड़े टाइम बाद जो काम पेरेंट सेल ने किया, इनके भी चांसेस है करने के, ठीक है, ये भी आगे फर्दर क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, ग्रो करने के बाद सेम डिवाइड करेंगी, तो इनसे दो सेल्स बन जाएगी, इससे दो सेल बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी सेल जब डिवीजन फेज में एंट्री करती है, मतलब डिवाइड करना चाहती है, तो वो क्या क्या करती है, क्या क्या काम करती है, पहले वो अपने आप को ग्रो कराती है, उसके बाद वो डिवीजन करती है, और ये जो सेल्स बनी हैं फिर ये आगे फर्दर रीडिवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये तीन जो एक्टिविटीज़ आपको बताई, इसमें इसको करने के लिए जो इवेंट्स होते हैं, जो भी सेल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन्हीं को मिलाकर के आप क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या हुआ, सेल साइकिल इज़ बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच द सीक्वेंस ऑफ events in which a parent cell or a cell grows, ठीक है, and then divides, and the progeny cells which are formed through it further redivides, ठीक है, वो आगे फिर further redivide करती है। तो इस तरीके के सारे सीक्वेंस जो आ जाते हैं इवेंट्स के, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल के अंदर एक वर्ड आया है डिवाइड, तो ये जो डिवीजन वाला जो पार्ट है ये इसका एक पार्ट है,
ठीक है, डिवीजन उसका एक पार्ट है। सेल साइकिल तो एक ब्रॉडर इवेंट हो गया जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर भी कर रही है, ग्रो भी कर रही है ना, डिवीजन भी कर रही है, तो सारे के सारे इवेंट्स तो सेल साइकिल हो गए। और सिर्फ डिवीजन वाला पार्ट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ओके, तो ये माइनर सा डिफरेंस है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि सेल साइकिल क्या होती है। ओके, ये भी लिख लेंगे, पहले समझ लीजिए। तो ये सेल साइकिल की बात हो गई। उसके बाद दूसरी जो हम बात करते हैं वो है कि क्यों ज़रूरी है हमारे सेल में, क्यों ये ज़बरदस्ती सेल साइकिल चल रही है, क्या ज़रूरत है हमारे बॉडी को सेल साइकिल की, सेल डिवीजन की। ठीक है, तो सेल साइकिल सेल डिवीजन में मैंने आपको फ़र्क बता दिया। सारे इवेंट्स तो सेल साइकिल हो गए और डिवीजन उसका एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं सेल डिवीजन अगर यूज़ कर रही हूँ तो अंडरस्टूड है वो सेल साइकिल की बात हो रही है, या सेल साइकिल की बात हो रही है तो सेल वो इंटरचेंजेबली हो रहा है। तो यहाँ पर अगर दूसरे हम इसके फंक्शन की बात करें कि सेल साइकिल क्यों ज़रूरी है, कोई सेल क्यों सेल डिवीजन करे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि नंबर 1, ग्रोथ के लिए, है कि नहीं, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए कैसे भाई, हम लोग जानते हैं कि जो फादर की बॉडी होती है उसमें एक सेल बनती है जिसे आप बोलते हैं स्पर्म, और जो मदर की बॉडी होती है यानी कि फीमेल बॉडी, उसमें सेल बनती है ओवम। ठीक है, ये सेल स्पर्म स्मॉलर इन साइज, ओवम इज लार्जर इन साइज। ठीक है, तो यहाँ पर इनके फ्यूजन से जो सेल रेडी हुई दैट इज कॉल्ड जायगोट। ठीक है, ये न्यूक्लियस एंटर कर जाता है ओवम में और जायगोट बन जाता है। तो जायगोट एक फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि वो एग जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, यानी कि जिसके अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस जा चुका है, उसको आपने बोल दिया फर्टिलाइज्ड एग। यही जायगोट अभी एक सेल है। फाइन, एक सेल है ना। अब ये एक सेल है तो ये डिवाइड करेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बनाएगी। तो डिवाइडिंग जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसी को ही आप क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज डिवाइडिंग जायगोट। ठीक है, इसे बोल दिया आपने एम्ब्रियो। अब यही जो एम्ब्रियो है इसमें आगे फर्दर और ग्रोथ होएगी और ऑर्गन्स वगैरह बनने लग जाएंगे और फिर धीरे धीरे एक फीटस बनेगा। और फीटस के बाद यहाँ आप लिख लो फीटस, फीटस यानी कि जिसमें ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो जाएं। और फीटस के बाद बनेगा न्यूबॉर्न यानी कि इन्फेंट, न्यूबॉर्न बेबी। देन ये और ग्रो करेगा, चाइल्ड। ठीक है, देन एडल्ट, ऐसा होगा ना। देन ओल्ड, ओल्ड से फिर ऊपर, इसलिए मैं ऊपर की तरफ दिखा रही हूँ। ओके, तो ये जो सेल का पूरा मैंने ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया, मैंने यही बताया कि जो फादर की बॉडी है उनकी बॉडी में बन रहे हैं स्पर्म्स। ओके, और जो मदर की बॉडी है यानी कि फीमेल बॉडी है उसमें है ओवम। इन्हीं सेल्स के फ्यूजन की वजह से, इन सेल्स को आप क्या बोलते हैं, स्पर्म और ओवम को क्या बोलते हो, गैमेट्स। गैमेट्स कहते हैं ना रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जायगोट बनता है और यही जायगोट देखो एक सेल है, इस सेल ने डिवीजन किया, डिवीजन करते 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 बहुत सारी सेल्स बना दी। ठीक है, और आप देख रहे हो आज आप इस फॉर्म में हो। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हम बात करें, हम लोग पहले कभी क्या थे, जायगोट थे। आज हम इतने ग्रो कर चुके हैं। तो ये जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स का नंबर बढ़ा है, इन्हीं की वजह से आज हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज हम जायगोट ही होते और क्या होते अगर डिवीजन नहीं होता तो ये जो जायगोट है, इसी ने ही एक सेल ने ही डिवाइड कर करके इतनी सारी सेल्स बना दी और फिर धीरे 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 करते हुए एक चाइल्ड बन गया, एडल्ट बन गया। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो पा रहा है, ये किसकी वजह से हो पा रहा है, सेल
डिवीजन की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सेल डिवाइड करती है, क्योंकि अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो ग्रोथ विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। ग्रोथ यानी कि करवाने के लिए, सेल्स का नंबर बढ़वाने के लिए सेल का डिवीजन बहुत ज़रूरी है। ओके क्लास, इतनी बात समझ में आई। तो पहला तो आप लोगों को यही बता दिया, ग्रोथ। दूसरा और किस लिए चाहिए? दूसरा मैंने आप लोगों को बताया, सेल डिवीजन चाहिए होता है रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। पहले रिप्लेसमेंट समझ लेते हैं, फिर रिपेयरिंग की बात करेंगे। पहला तो आपको नीड बता दिया ग्रोथ के लिए, दूसरा बात करते हैं रिप्लेसमेंट। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी क्रिएचर है, आप लोग जानते हो कि वो लाइफ टाइम के लिए तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं वो अमर है, कभी मरेगा नहीं, है ना कभी तो उसको जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी सेल्स के केस में है, ये सेल्स हमेशा नहीं रहती, इन्हें कभी ना कभी ख़त्म होना है, मरना है, ठीक। तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं जो सेल्स मर गई अब उनका काम कौन करेगा, क्योंकि लाइफ तो चलनी ही है। सपोज आरबीसीज ले लो, अब हमारी बॉडी में हर मिनट कितने आरबीसीज मरते हैं, तो ये जो आरबीसीज मर रहे हैं अगर ये वापस रिप्लेस नहीं हुए तो हमारी बॉडी में आरबीसीज का काम, भाई आरबीसीज क्या काम करते हैं, हीमोग्लोबिन है ना उनके अंदर, ऐसा है या नहीं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है इट इज़ द रेड पिगमेंट एंड ऑल्सो इट कैरीज गैसेस, ऑक्सीजन जैसे गैसेस को ये कैरी करता है ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन का रोल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सब पहले बता रखा है। तो ये जो आरबीसीज हैं इसमें हीमोग्लोबिन है। अब आरबीसीज अगर ऐसे मरने लग गई, ठीक है, जो डेली काफ़ी आरबीसीज मरती भी हैं, तो ये जो आरबीसीज अगर इस तरीके से मरने लग गई तो और नई आरबीसीज आ नहीं रही, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, वन टाइम विल कम व्हेन विल डाई आउट, ठीक है, विल फिनिश। तो इसीलिए नेचर ऐसा कभी नहीं चाहती, इसलिए उसने रिप्लेसमेंट का ऑप्शन हमेशा ऑन रख रखा है। उसने बोला हुआ है कि अगर इन केस किसी सेल का नंबर कम होता है तो डिवीजन के ज़रिए नई सेल्स लेकर आओ, कुछ आरबीसीज अगर मर गई हैं तो उनकी जगह पर नई आरबीसीज लेकर आओ, जिससे काम चलता रहे, वो ना रुके, क्योंकि अदरवाइज लाइफ बिल्कुल ख़त्म है, फिर लाइफ तो चलेगी नहीं ना। तो इसलिए रिप्लेसमेंट के लिए भी हमें सेल डिवीजन चाहिए होती है। तो ये नए आरबीसीज, बोन मैरो आप लोगों को बताया गया था कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें जो फ्लूइड रहता है दैट इज़ बोन मैरो। इसी बोन मैरो में पेरेंट आरबीसीज सेल्स होती हैं, ठीक है, मतलब जो आरबीसीज बनाती हैं। तो यही सेल फिर और आरबीसी बना देंगी और अल्टीमेटली फिर आरबीसी ब्लड में पहुंच जाएंगी, फाइन। तो इसलिए रिप्लेसमेंट के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए। तीसरा और क्यों चाहिए, तो पहले आप लोगों को ग्रोथ बताया, दूसरा रिप्लेसमेंट बताया, तीसरा हम लोगों को सेल डिवीजन चाहिए होता है रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग के लिए कैसे भाई, रिप्लेसमेंट तो समझ में आ गया कि कोई चीज़ मर गई है तो उसके प्लेस पर ही नया। रिपेयर मतलब कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, कोई वुंड कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से आ गई, कोई कट लग गया, ठीक है। तो इन सिचुएशन में क्या होगा, सेल्स तो डैमेज हो जाएंगी। सपोज ये अगर हाथ है, यहाँ पर कोई, ठीक है, ऐसे हैंड जैसा कुछ या पैर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर कुछ डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, तो ये जो नेबरिंग सेल्स होंगी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई अब तो कि हमें डिवाइड करना है और ये जो कट है इसको भरना है, मतलब यहाँ पर इस कट पर नई सेल्स अरेंज करवा देनी है, ठीक है। तो इसलिए रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरीके से हमें सेल डिवीजन चाहिए, ओके। और चौथा आप लोग कंसिडर कर सकते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए होती है। कैसे, रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन कैसे चाहिए होती है भाई, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी था, आप लोगों को याद हो क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया गया होगा, क्लास 7th 8th में भी, क्या कि जैसे ये अमीबा है तो अमीबा एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल डिवाइड करेगी और दो डॉटर अमीबी
तैयार हो जाएंगे। तो जो 2 डॉटर अमीबी तैयार हुए ये सेल डिवीजन की वजह से ही तो हुए, और यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो एक तरीके से रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि उसके ज़रिए नए इंडिविजुअल्स रेडी हो रहे हैं। ओके, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन एक तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसे ही स्पर्म फादर की बॉडी में बने, है ना, और फीमेल बॉडी में, मदर की बॉडी में ओवम बना, तो यहाँ जो स्पर्म और ओवम है ये भी सेल डिवीजन से ही रेडी होते हैं, स्पर्म और ओवम दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई क्लास, तो इसीलिए हम लोगों को सेल डिवीजन चाहिए होती है। तो मैंने पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ख़त्म होने के बाद आप लोगों को समझा दिया कि सेल साइकिल क्या है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, क्यों हमें सेल डिवीजन चाहिए, क्यों हमें सेल साइकिल चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आप लोग लिख लो, उसके बाद फिर आगे की कहानी। राइट ऑन। सेल साइकिल में लिखेंगे the sequence of events, the sequence of events in which a cell grows, duplicates its DNA, ग्रो करती है, अपना डीएनए डुप्लीकेट करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड्स एंड देन रीडिवाइड्स एंड देन रीडिवाइड्स। कॉमा डाल के लिखेंगे कॉल्ड सेल साइकिल, कॉल्ड सेल cycle. ठीक है, so the sequence of events in which a cell grows, duplicates its DNA or genome, divides and then redivides, comma डाल के called cell cycle. फाइन, आगे लिखेंगे ये डायग्राम बना लो। हाँ जी, ये हो गई पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल ग्रोस एंड डुप्लीकेट्स। ये वाली सेल आप थोड़ी बड़ी दिखाओ ना एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, क्योंकि ग्रो कर रही है ना। डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए या जीनोम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रोज एंड डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए या फिर जीनोम, एक ही बात है। और फिर ये क्या हो गए, डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स हो गए, यही डॉटर सेल्स फिर आगे इस तरीके से एरो डाल दो और इनके आगे लिख लो रीडिवाइड्स, रीडिवाइड्स। फाइन, तो यहाँ पे रीडिवाइड को अंडरलाइन करेंगे, ग्रोज एंड डुप्लीकेट्स को, और यहाँ पर आप लोग लिख लो
cell growth, division and redivision। इसी के साथ में इसी तरीके से लिख लीजिए। और इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। ओके, सेल साइकिल। डन, ये कंप्लीट करो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल साइकिल। कंप्लीटेड। आगे लिखो नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ, अगली हेडिंग है ये, सिग्निफिकेंस ऑफ। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। इसमें नंबर 1 लिखेंगे फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो आज हम लोग एडल्ट हैं, लेकिन पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारे जीवन की? ज़ायगोट से, ठीक है। तो फॉर ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास, ठीक है। मास का बढ़ना या सेल का नंबर का बढ़ना, उसको ही आप ग्रोथ बोल देते हैं। ये पूरा चार्ट ज़रूर आप ग्रोथ में बना लो, इसलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया, ठीक है। ये ग्रोथ में आप लोग ड्रॉ कर लो। ओके, तो ये आप लोग बना लो। मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ नंबर 2, फॉर रिप्लेसमेंट। Every cell has to die out one day. So new cells are formed by cell division to take over their function, to take over their function. फाइन, ये समझ गए होंगे आप लोग। आरबीसीज कितने सारे मरते रहते हैं, तो नए सेल्स बनते रहते हैं, क्योंकि कोई भी लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तो एवरी सेल हैज़ टू डाई आउट वन डे, सो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन टू टेक ओवर द फंक्शन। नंबर 3, तीसरा लिखो इसके बाद, फॉर रिपेयर। Sometimes cells got damaged. Your cells get damaged. Cells get damaged by cut,
या इंजरी और एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों से डैमेज हो जाती है ना। सो रिपेयरिंग, so for repairing purpose cell division is required. Okay, और लास्ट वन आप लोग लिख लो, नंबर 4, रिप्रोडक्शन। नंबर 4 लिख लीजिए, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के केस में फॉर फॉर्मिंग या फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, for forming or producing new individuals, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है भाई क्लास। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो इन ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या है, सपोज ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, it will divide to form 2 daughter amoebae. Two daughter amoebae. अमीबी प्लूरल वर्ड है, ठीक है, क्योंकि 2 दिखा रखे हैं ना हम लोगों ने यहाँ, और अमीबा सिंगुलर वर्ड है। तो ये अमीबा जो है ये ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद अगेन जो पहले आप लोगों को बताया था डिवाइड करेगा, फिर ये अगेन रीडिवाइड्स, तो दिस प्रोसेस विल गो ऑन। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ था, आप लोगों को बता दिया सेल साइकिल का सिग्निफिकेंस। ये हो गया है कंप्लीट। ये लिख लो आप लोग। कंप्लीटेड, ओके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर अप कर लिया ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक आप लोगों के मे भी 2 लेक्चर्स लगे, तो ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स डिटेल में देखा कि क्रोमोसोम्स का क्या स्ट्रक्चर है, डीएनए, जीन्स, ये सारी की सारी चीज़ें कवर अप करी, ठीक है। उसकी पैकेजिंग डीएनए की इतने लंबे मॉलिक्यूल की एक छोटी सी माइक्रोमीटर सेल में, ये सब बातें पढ़ी। उसके बाद सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन, सेल साइकिल क्या है, उसका सिग्निफिकेंस कि वो क्यों ज़रूरी है, फाइन। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बता दी। अगली टर्न पर हम लोग सेल साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होती कैसे है, ठीक है। जनरल तो हमें समझ में आ गया कि सेल ग्रो करेगी, फिर डिवाइड करेगी और फिर रीडिवाइड करेगी, लेकिन ये काम होता कैसे है, इसमें क्या क्या होता है, वो थोड़ा और हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को बता दिया क्या पढ़ना है, और नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का टेस्ट भी होने के चांसेस हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ का जितना अब तक हो चुका है उतना ही होगा, अपडेट कर दिया जाएगा, तो वो भी आप लोग रिवाइज अपना करना शुरू कर दो। ओके क्लास, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।